मुझे मतलब सफलता दीजिए। ये कभी नहीं बोली कि ये इसमें हिट करा दीजिए, बॉलीवुड में हिट करा दीजिए, ये कभी नहीं था। रिया से जब हमारी बात हो रही थी तो इन्होंने बड़ी तारीफ करी, छोटी सी मनोज तिवारी की, अब छोटी कहूँ बड़ी कहूँ, लेकिन आपने तारीफ करी और ये आपके इंसानियत का परिचायक है, आपके बड़े दिल का परिचायक। तारीफ मतलब मनोज तिवारी की आपने तारीफ करी कि नहीं अच्छे लोग हैं और उन्होंने भी फोक संगीत में अच्छा योगदान दिया है। बहुत लोग हैं यहाँ पे छोड़ के गई हूँ ना, तो यहाँ मुझे मतलब सफलता दीजिए। ये कभी नहीं बोली कि ये इसमें हिट करा दीजिए, बॉलीवुड में हिट करा दीजिए, ये कभी नहीं था। मेरा लाइन हमेशा ये होता था, मुझे यहाँ भी मेरा मान रखिएगा, सफलता दीजिएगा। भोलेनाथ को ये प्रार्थना करके हमेशा आना जाना। टी सीरीज में गाने जाती थी, वो अंधेरी वेस्ट में है, मैं रहती थी अंधेरी ईस्ट में। तो वो होते होते देखिए क्या हुआ, तो मुझे बाबा धाम से भोजपुरी में प्रसिद्धि दिलाया उन्होंने। तो ये उनका चयन है, हर किसी के लिए वो प्लान कर रहे हैं कि तुझे इस धरती पे इस बार किस लिए भेजा गया, जो करना है वो उसको ढूंढते ढूंढते पहचानते पहचानते हमारा आधा से भी जीवन निकल जाता है, जब समझ में आता है कि नहीं मैं इसलिए आया था इस दुनिया में। तो लगातार जब बाबा धाम के गणेश के पापा से मेरा यात्रा शुरू होता है और फिर पता लगा असम में इतने साल से पले बड़े, लेकिन कभी माँ कामाख्या की महत्व के बारे में बहुत होता है ना, घर के सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, घर के जो होता है ना कि इम्पोर्टेंस नहीं देना घर के अपने चीजों को। तो उधर बाबा धाम में जब गए तो जब मैं रिकॉर्डिंग में पूछती थी ना कि ये क्या है, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग क्या है, ये तमाम जो एक संगीत की यात्रा भी रहा, साथों साथ अपने संस्कृति को, अपने परंपरा को समझने की भी यात्रा लगातार एक साथ चला। तो 51 शक्तिपीठ है और सती माँ की जो अलग अलग अंग गिरा, तो माँ का अंग को ही मायाओं कहा गया है और ये गुप्त कामाख्या भी कहा जाता है, जिस जगह यहाँ से आपको लगेगा आधा घंटा। तो भोजपुरी की यात्रा इसलिए मेरे लिए छोटी क्यों नहीं है कि वो रीजनल लैंग्वेज है क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं करता, लेकिन एक संस्कृति के बहाने अपने आप को जानना पहचानना हो, वो अलग अलग सबका जरिया होता है। तो मेरे लिए जरिया भोजपुरी है। भोजपुरी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है। हाँ, ये बहुत दुख की बात है। और लोग अलग अलग बात करते हैं, खासकर जो पॉलिटिकल लोगों से मैं विचार को रखती भी हूँ, तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये कभी नहीं होगा, ये बस एक पॉलिटिकल मुद्दा है, आप अपने भाषण में व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बनेगा। तो तब तो और ज्यादा दुख हुआ। और मैं हमेशा कंपेयर तो एक रहता है कि आसाम और बिहार या असमिया को तो हाँ, आसाम के यहाँ के भूपेन हजारिका जी को सुन सुन के हम लोग बड़े हुए। तो भोजपुरी में जहाँ मेरा प्रसिद्धि पहले मिला वो बहुत सीरियस म्यूजिक नहीं था, मतलब बाजार का जो संगीत होता है, जैसे मतलब आम लोग एंजॉय करते सुनते हैं, चाहे गौन गणेश के पापा हो, चाहे भक्ति में भैरव जी की विद्या हो, छठ भजन हो, लेकिन सब कुछ इस नजर से बनाया जाना था कि ये नंबर 1 पे चले, नंबर 2 हो जाए, एक इंडस्ट्री के बाजार के हिसाब से बनाया गया है संगीत। और मैं क्योंकि यहाँ से गई तो भूपेन हजारिका जी को अध्ययन करने का यहाँ बहुत ज्यादा एक कल्चर को स्प्रिया है, बचपन से वो मिला। तो मैं भी वो सीरियस एलिमेंट हमारे भोजपुरी में है, या फिर मैं जो गा रही हूँ सिर्फ वही है, क्योंकि मैं तमाम फिल्मों में आइटम सॉन्ग से लेके गान वाले जाके अलग अलग हर रस को गई। तो मुझे एक अंदर प्रयास था कि सीरियस एलिमेंट भोजपुरी में क्यों नहीं है। तो उसी समय पहले बनाई थी एक गाना, मुझे जब लगा कि क्यों आइडेंटिटी जो होता है कि बिहारी जो आइडेंटिटी है उसको लोग भैया बोल के मुंबई में क्यों, मतलब भैया शब्द मतलब भाई नहीं बोल रहे आपको, अरे वो लोग भैया है, मतलब बिहारी लोग है। हाँ। जैसे नेपाली कम्युनिटी को बोल देंगे कुछ, हमारे आसाम चिंकी चिंकी बोलते हैं इधर के लोगों को। तो उसी तरह से तो मुझे क्योंकि धीरे धीरे मेरा परिचय भोजपुरी के साथ हो रहा था, तो यूपी बिहार के साथ भी हो रहा था, तो मेरा भी वो आइडेंटिटी है। तो मुझे बहुत गलत लगता था कि ये क्यों, इसका सम्मान कैसे बढ़ेगा। तो लगातार एक साथ सब कुछ चलता रहा, तो मुझे लगा कि रिस्पेक्टेबिलिटी को बढ़ाने लायक काम करना होगा। तो मुझे लगा कि भूपेन हजारिका जैसे कौन है, और फिर मैं भिखारी ठाकुर जी तक पहुँचती हूँ। और फिर मुझे लगा कि भिखारी ठाकुर जी की जो म्यूजिक है, संगीत है, वो तो इंटरनेट में उपलब्ध नहीं है। 2009-10 की बात है। तो मुझे लगा नहीं, ऐसा काम करना होगा कि वो इंटरनेट में दिखे।
और फिर लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 1, लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 2, गंगा स्नान, फिर फ्यूजन म्यूजिक में इस बार हम लोगों ने महाकुंभ में रिलीज करना। फिर हर मंच पे मेरे मंच को मैंने व्यवहार किया, जो मेरा गौनवाल लीजर आजादी का मंच था ना, जहाँ कल्पना को जानते हैं लोग, उस मंच को मैंने अच्छा से पॉजिटिवली व्यवहार कैसे किया, जो लोगों को सुनना है वो सुना के हर दूसरा या तीसरा गीत मेरा बेटी बच्चों का बाबूजी भिखारी ठाकुर जी की रचना है। तो वो बोलना उद्देश्य मेरा ये था कि खासकर जो यूथ है उनको पता लगे कि कल्पना दीदी कौन भिखारी ठाकुर की बात कर रहे हैं। कोई लोग बिहारी ठाकुर बोल रहे थे, किसी को पता नहीं है, लेकिन इसी बहाने उन लोगों को भी लगा कि दीदी को बहुत प्यार करते हैं बहुत लोग, तो उस प्यार के नाते वो लोग भी खोज दे लेंगे भिखारी ठाकुर क्या है। किसी को अगर गाने को मन भी नहीं है, जो आर्टिस्ट है हमारे अभी भी बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, लड़कियां आजकल गाती है, तो वो लोग भी जयंती पे एक भिखारी ठाकुर जी का कुछ गाने के प्रयास करते हैं आज, तो वो मेरा सक्सेस है। बहुत किया आपने, छूटा क्या, छूट क्या? देखिए जीवन काल तो मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको जो लगे कि नहीं ये अभी करना है, क्योंकि अब तो नाम हो गया, शोहरत हो गया, ईश्वर ने सब कुछ दिया और आपने भी एक लंबी ऊंचाई दिया भोजपुरी संगीत को, पर बहुत जरूरी क्या चीज छूट रहा है? ये सवाल ऐसा है ना, अभी मैं हमारी मिस वर्ल्ड रही युक्ता मुखे, उनके एक बहुत पहले मैं हिंदी फिल्म में गाई थी, मेम साहब बोल रहे, उस पे मुरलीधर जी ने संगीत किया, क्या लिखा है सुनिए, मैं ऐसे गुनगुना के सुना जी। जीवन है एक दर्द का सागर, हर कोई डूबा जाए, हर कोई डूबा जाए, चारों तरफ तूफान है, इंसान कैसे बाहर आए, कैसे बाहर आए, कैसे बताए, किसको बताए, क्या पाया क्या खोया, अपने आप को देख के जख्मी, अपने आप को देख के जख्मी, गम को रोना आया, क्या खोया क्या पाया, तो क्या छूटा, ये सवाल तो इतने आसानी से ये कल्पना जी कह सकती हैं, इतने आसानी से इतना बड़ा दर्द इतने कम लाइनों में व्यक्त करना, आपको बहुत बहुत प्रणाम, यकीनन गजब। नहीं ये हर किसी का अच्छा, आजकल ना एक मुद्दा बन गया है अश्लीलता, ये मुद्दा है या वास्तविकता है कि भोजपुरी में आप जो ये तो पुराना मुद्दा है, आजकल नहीं। मैं जब से आई हूँ, खासकर जब गाती तो थी मैं मुंबई से ये सब रिकॉर्डिंग, लेकिन जब मैं इस पे गई मतलब बिहार उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रसिद्ध वो जानने की लिए जब मैं गई, तो बिहार दिखा मेरे सामने, और मैं आसाम से जो बिहार को समझती थी, आसाम में ज्यादातर कौन से तबका को मैंने देखा था बचपन में, दूध बेचने वाले, रिक्शा वाले, ठेले वाले, तो मेरे लिए भी जो बच्ची होती है मतलब उसके दिमाग में था क्या बिहारी मतलब ऐसा। लेकिन जब पटना गए पहुंचे और परत दर परत ना मीनिंग चेंज होता गया, कि एक ट्रेन में मैं जब सफर कर रही थी, मेरा बहुत भीड़ था वो ट्रेन में, 3 टायर ऐसी था, और छैला बिहारी के साथ मुझे कार्यक्रम करना था, शुरू की बात है, और एकदम अंदर भीड़ वाले ट्रेन में मैं अपना मोबाइल छोड़ के मैं उतर गई। आज के जमाने में शिलोंग में की बात कर रही हूँ, एक मोबाइल मेरे हस्बैंड का वो गाड़ी में अचानक छोड़ के आए थे, वो गाड़ी भागा मोबाइल के चक्कर में, ठीक है, और वहाँ वो एक लड़का आता है अंदर से, उसको पता नहीं कौन हूँ मैं, तो दीदी आपका मोबाइल छूटा, तो एक एक करके ना मेरा ये टूटा कि मैं जिस बिहार को मेरे सामने लाया गया है वो बिहार नहीं है ऐसा। कितने अच्छे लोग हैं, कितने सच्चे लोग हैं, इसको क्या जरूरत है विपुल को लाने के, लाके देने का, अच्छा मोबाइल था, लेकिन वो ला के दिया। और ऐसे बहुत सारे घटना हुए, बहुत सारे। तो बिहार जहाँ तक जो जॉइंट फैमिली की जो प्रेम है, जो संस्कार की बात है, बहुत सारे मायनों में बिहार पूरे भारतवर्ष में बहुत ऊपर है, अभी भी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात लगा मुझे जब हाल फिलहाल में मुझे पता लगा कि वहाँ मुसलमान कम्युनिटी सिंदूर लगाते हैं, बहुत सारे जगह, बक्सर में मैंने देखा, डुमराव में देखा, मुसलमान कम्युनिटी वहाँ छठ करते हैं पूरे नियम अनुसार। तो ये आज के भारतवर्ष में और कहाँ मिलेगा?
ये वही गौतम बुद्ध के और जहाँ छठी मैया को पूजा जाता है सम्राट अशोक के बिहार में ही आपको मिलेगा प्रेम। अच्छा, दर्द तो सुना दिया आपने, लेकिन छूट क्या रहा है? क्या आप नहीं, आपने अश्लीलता की मैं बता गई, अश्लीलता की हाँ, अश्लीलता की तो एक कल्चर में देखिए, यहाँ का भी अलग कल्चर, लोकल कल्चर अलग अलग हर जगह का, वो तो है हमारे भारतवर्ष का जो अनेकता में एकता। तो कहीं ना कहीं संस्कार और कुसंस्कार भी एक साथ चला। जैसे आप क्या बोलेंगे, आप यहाँ आके क्या बोलेंगे कि डेली माँ कामाख्या के धाम पे बलि होता है, डेली होता है। आप उसको तंत्र के ओर से अगर आस्था के ओर से देखा जाएंगे तो आप कुछ नहीं बोल सकते, बिल्कुल। और अगर इसको आप ह्यूमन माइंड से जस्टिफाई करेंगे, लॉजिकल माइंड से, तो आपको कहीं कहीं जो सनातनी वैष्णव पंथ है वो बोलेंगे ये गलत है। तो उसी तरह से बिहार में जो बाईजी का प्रथा चला, एंटरटेनमेंट मोड नहीं था वहाँ पे, तो उसको आप अश्लील बोलेंगे कि आज क्या बोलेंगे। या फिर अभी भी जो वो उसका एक झलक अभी भी सोनपुर मेला में अभी भी कायम है। मतलब तमाम लड़कियों को, जैसे पशु मेला है, वो पशुओं को खरीदा जाता है। तो मैंने तो सुना है वहाँ के लोकल लोग बोलेंगे, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, और सुनी सुनाई बात नहीं है, क्योंकि लगातार 20-25 साल से अब उस संस्कृति से जुड़ाव है। तो बड़े बुजुर्ग ही बोलेंगे कि वहाँ एक समय में लड़कियों को भी बेचा जाता था। और आज वो है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जहाँ मैं सोनपुर मेला में छठ से शुरुआत करती हूँ, मेरे 2-3 तंबू के बाद वहाँ जो टेंट सस्ता है, वहाँ थिएटर अभी भी होता है। थिएटर तो अभी भी होता है, और उस थिएटर में भले ही गाना का चयन अभी आज के जमाने का हो गया होगा, या बीच के दौर में मेरा गाना भी बजता होगा, बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि जब रोग की चिनाक्तकरण हो गया, मुझे सब पता ही नहीं था कि मेरे अंदर कोई गंदा सा बीमारी पनप रहा है, तो मुझे पता नहीं था। वो कुसंस्कार बोले उसको जिस तरह से समाज में ले गया, लेकिन जब पता हो गया कि मुझे ये है, तो मैं क्या करूंगी, सीधे डॉक्टर के पास जाऊंगी, इलाज करूंगी। तो एक उस इलाज के नाते मैं समझती हूँ सोसाइटी, समाज, सोनपुर क्षेत्र के, छपरा क्षेत्र के समाज, और खासकर जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो थिएटर हो रहा है, उसको मुझे लगता है उसको क्लासिकल नृत्य में तब्दील कर एक आर्ट कल्चर के उसका सीन थोड़ा सा बदला जाए। मंच पे लड़कियां कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या पहनते हैं आपको पता है, वो लाइन से खड़ी है। तो ये उस पुराने कल्चर का झलक है, उसको आप अश्लीलता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो भी बोलना, पॉइंट ये है उसके लिए क्या किया, हमने उस परिवर्तन के लिए क्या किया, समाज और हम लोग, सब लोग मिलकर। तो थिएटर को बंद किया जाए, कम से कम गवर्नमेंट की जो मंच है वहाँ थिएटर को बंद करके उसको खूबसूरत डांस है हमारे कितने, वन ऑफ द इजीएस्ट एम्प्लॉयमेंट